नमस्कार प्यारे साथियों। कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद है आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और आप सभी अपनी तैयारी सुचारू रूप से कर रहे होंगे। तो सभी साथी एक बार क्लास को शेयर कर दें और जुड़ जाएंगे क्लास में। साथियों, हम लोग लास्ट क्लास में मैकियावेली का चैप्टर समाप्त किए हैं। मैकियावेली। आज की क्लास में हम लोग जो बात करने वाले हैं वो हॉब्स पर बात करने वाले हैं, क्योंकि साथियों ये तीन विचारक बड़े ही इंपॉर्टेंट हैं, हॉब्स, लॉक और रूसो। ये तीनों विचारकों से क्वेश्चन कई बार पूछे गए हैं, है ना। तो हॉब्स, लॉक और रूसो के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तीनों ने ही सामाजिक समझौते पर अपने विचार रखे हैं और तीनों के सामाजिक समझौते के जो विचार है वो तुलनात्मक रूप से हम कभी कभी डिस्क्रिप्टिव में भी पूछ लेता है। तो हम लोग बेहतर ढंग से तैयारी करते हुए चलेंगे, समझते चलेंगे साथी मेरे। तो पहले हम लोग हॉब्स का थोड़ा जीवन परिचय बात कर लेते हैं, उसके बाद किताबों पर बात कर लेंगे कितनी इसकी महत्वपूर्ण किताबें रहती हैं और कहाँ कहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। उसके बाद हम लोग बात करेंगे हॉब्स का भी मानव स्वभाव पर क्या विचार था, उस पर प्राकृतिक अवस्था पर क्या विचार था, उसका राज्य पर क्या विचार था, है ना, सामाजिक समझौते पर क्या विचार था। 4-5 उसके विचार हैं, वो भी देख लेंगे। तो लगभग अपनी 3 क्लासें हो सकती हैं हॉब्स से संबंधित। ठीक है भाई। तो चलिए टॉपिक डाल दीजिएगा, टॉमस हॉब्स। हॉब्स हॉब्स 1588 से 1679 तक इनका जीवन काल रहा। जरा साथी मेरे समझेंगे कि जो हॉब्स थे, हॉब्स का जो जन्म हुआ था, हॉब्स का जो जन्म हुआ मेरे साथी, हॉब्स का जो जन्म हुआ वह 5 अप्रैल 1588 ईस्वी में इंग्लैंड के मासाम्बरी नामक स्थान पर हुआ था। इंग्लैंड के मासाम्बरी नामक स्थान पर इनका जन्म हुआ। तो हॉब्स का जन्म कहाँ हुआ? इंग्लैंड के मासाम्बरी नामक स्थान पर 5 अप्रैल 1588 ईस्वी में इनका जन्म हुआ। कहा जाता है साथियों कि जो हॉब्स के पिताजी थे, हॉब्स के पिता राज दरबार में पादरी थे। राज दरबार में क्या थे? पादरी हुआ करते थे। हॉब्स के पिता राज दरबार में पादरी थे। हॉब्स के निरंकुश विचारों के कारण ही आलोचक हॉब्स को क्या कहते हैं? आलोचक हॉब्स को मासाम्बरी का दैत्य कहते हैं। मासाम्बरी का दैत्य। क्वेश्चन पूछा जाता है मासाम्बरी का दैत्य किसे कहा जाता है, तो हॉब्स को कहा जाता है। मैंने आपको बताया कि हॉब्स के पिता जो थे वो राज दरबार में पादरी हुआ करते थे। हॉब्स जिस समय साथियों अपनी माँ के गर्भ में था, पेट में था, उस समय साथियों हम जानते हैं कि इंग्लैंड में राज सत्ता और जनसत्ता के बीच क्या चल रहा था? संघर्ष चल रहा था साथियों, और विशेषाधिकारों को लेकर के संघर्ष चल रहा था। विशेषाधिकारों को लेकर के संघर्ष चल रहा था। और इस समय जो यहाँ का शासक था वो जेम्स प्रथम हुआ करता था। जेम्स प्रथम। और जेम्स प्रथम जो शासक था वह राज्य की उत्पत्ति के दैवीय सिद्धांत में विश्वास करता था। वह कहता था कि भैया जो राजा होता है, राजा ईश्वर की संतान होता है।
जेम्स प्रथम का तो कथन ही है कि राजा लोग पृथ्वी पर ईश्वर की जीवित प्रतिमाएं हैं। वो कहता है कि भैया ये जो राजा है, राजा को ईश्वर ने बनाया है, ये दैवी उत्पत्ति के सिद्धांत में कहा गया है। और विशेषाधिकारों को लेकर के यह लड़ाई चल रही थी, संघर्ष चल रहा था। लोग कह रहे थे कि हम शक्तिशाली हैं, राजा कह रहा था हम शक्तिशाली हैं क्योंकि हमें ईश्वर ने बनाया। तो ये जो संघर्ष चल रहा था जनसत्ता और राजसत्ता के बीच, इसका साथियों जो भयावह स्थिति थी इंग्लैंड में, जो डर का माहौल था, उसका प्रभाव हॉब्स के जीवन पर पड़ा। हॉब्स जब अपनी माँ के गर्भ में था तो उसकी जो भयावह स्थिति थी, इस भयावह स्थिति का जो असर पड़ा उसकी माँ पर काफ़ी पड़ा। कहते हैं कि हार्मोन्स इम्बैलेंस हो जाते हैं। तो हार्मोन्स ऐसे इम्बैलेंस हुए साथियों कि जो सामान्य महीने होते हैं, सामान्य 9 महीने होते हैं, 9 महीने में लगभग बच्चा पैदा होता है। हॉब्स जन्म की समय से ही पहले उसने जन्म दे दिया हॉब्स को। तो हॉब्स की माँ ने 9 महीने की जगह 7 महीने में ही हॉब्स को जन्म दे दिया। इसलिए इस भयावह स्थिति का जो प्रभाव पड़ा वो हॉब्स पर काफ़ी पड़ा। जब हॉब्स अपने उसके गर्भ में था अपनी माँ के, तो हॉब्स ने अपनी पुस्तक लेवियाथन में लिखा है, हॉब्स ने अपनी पुस्तक लेवियाथन, कौन सी पुस्तक भैया, लेवियाथन में लिखा है कि मैं और मेरा भय दोनों जुड़वा भाई हैं, कि मैं और मेरा भय दोनों जुड़वा भाई हैं। क्योंकि जो डर था, जो डरावना माहौल था, जो भयावह स्थिति थी इंग्लैंड की, उस पर उसका प्रभाव हॉब्स का जब हॉब्स अपनी माँ के गर्भ में था तो प्रभाव पड़ा। इसलिए हॉब्स ने अपनी लेवियाथन पुस्तक में लिखा है कि मैं और मेरा भय दोनों जुड़वा भाई हैं। मैंने आपको बताया साथियों, इस समय हॉब्स के जन्म के समय जेम्स प्रथम जो शासक हुआ करता था, ये दैवीय उत्पत्ति के सिद्धांत में विश्वास करता था। और हमने आपको बताया कि ये जो है, ये मानता है कि जो राजा है, राजा को ईश्वर ने बनाया है और आप लोगों को इसकी क्या करनी चाहिए, इसकी बात को इनकार नहीं करना चाहिए। राजा सर्वोच्च है, इसका विरोध नहीं किया जा सकता। दैवीय उत्पत्ति के सिद्धांत पढ़िए आप लोग, मैंने पढ़ाया हुआ है। तो दैवीय उत्पत्ति के सिद्धांत के समर्थक जेम्स प्रथम थे। जेम्स प्रथम का प्रसिद्ध कथन था, मैंने आपको बताया कि राजा लोग पृथ्वी पर ईश्वर की जीवित प्रतिमाएं हैं। और जनता कह रही है एक तरफ की भैया हम सर्वोच्च हैं, एक तरफ राजा कह रहा हम विशेष हैं, हम सर्वोच्च हैं। हम सर्वोच्च कौन है, क्योंकि हमें तो ईश्वर ने बनाया। और हम जनता के प्रति उत्तरदायी होकर काम नहीं करेंगे, बल्कि हम ईश्वर के प्रति उत्तरदायी होकर काम करेंगे, क्योंकि हमको ईश्वर ने ही बनाया है साथियों। ये जेम्स प्रथम कहते हैं। जेम्स प्रथम जो थे, जेम्स प्रथम जो सांसद हुआ करते थे, जो संसद के सदस्य हुआ करते थे, जो प्रतिनिधि हुआ करते थे, उनकी बात को अस्वीकार कर दिया करते थे। जो जेम्स प्रथम था वो संसद के जो सदस्य, जो प्रतिनिधि थे, उनकी बातों को इनकार अस्वीकार कर दिया करता था और अपनी निरंकुशता की तरह अपनी बात को मनवाने के लिए कार्य करता था। वो तो निरंकुश शासन करता था कि जनता के प्रति उत्तरदायी होकर काम तो कौन करेगा, हटो छोड़ो, हम तो ईश्वर के प्रति उत्तरदायी होकर काम कर। और ईश्वर मतलब तुम समझ रहे हो, उसकी इच्छा है। वो कह लगा भैया ईश्वर से आदेश आया है, कल रात 12 साढ़े 12 बजे फोन आया कि जनता को उड़ा दो, तो उड़ा दो, क्योंकि ईश्वर से आदेश आया है, जनता पर अत्याचार करो। किसका आदेश? अरे भैया ईश्वर से आदेश आया रात 1 बजे। अच्छा, ये भैया राजा है, आओ होएगो फोन, है ना, ऐसा ही है ना। तो ये जो था, ये जनप्रतिनिधि जो हुआ करते थे, उनकी बातों को अस्वीकार कर दिया करता था। जेम्स प्रथम साथियों 1925 तक क्या रहा, ये राजा रहा। उसके बाद चार्ल्स प्रथम गद्दी पर बैठा। जो चार्ल्स प्रथम था, चार्ल्स प्रथम गद्दी पर बैठा। और जो चार्ल्स प्रथम था, चार्ल्स प्रथम ने भी कुछ समय तक
जनप्रतिनिधियों की बातों को माना, उनके अकॉर्डिंग काम करने लगा, उनसे सलाह मशवरा लेने लगा। लेकिन साथियों कुछ ही समय तक अभी चाहते क्या थे, जनप्रतिनिधि चाहते थे कि जो मंत्रियों की नियुक्ति होती है, मंत्रियों की नियुक्ति में हमारी सलाह ली जाए। अब ये सलाह लेनी चाहिए क्योंकि वो जनप्रतिनिधि हैं, तो क्या मंत्रियों की नियुक्ति में हमारी सलाह लेनी चाहिए, विदेशी मामलों में भी सलाह लेनी चाहिए हमसे, है ना। कराधान में जो कर लगाते हैं आप लोग, उनमें भी हमारी सलाह लेनी चाहिए, धर्म के मामले में भी हमसे सलाह लो। तो ये चाहते थे। लेकिन साथियों उसने इन सभी बातों को अस्वीकार कर दिया चार्ल्स प्रथम ने। और साथियों इसका परिणाम यह हुआ कि 1629 में 1629 में चार्ल्स प्रथम ने मेरे साथी क्या कर दिया, संसद को ही भंग कर दिया, संसद को भंग कर दिया। तो संसद को क्या कर दिया, भंग कर दिया। जो प्रतिनिधि थे वो चाहते थे कि भैया मंत्रियों की नियुक्ति हो, चाहे कर लगाना हो, चाहे विदेशी मामले हो, चाहे धार्मिक मामले हो, उसमें हमारी सलाह ली जाए, हमसे भी सलाह ली जाए भाई, केवल राजा ही अपने आप ना कर ले सब कुछ। तो उसने अस्वीकार कर दिया चार्ल्स प्रथम ने। परिणाम यह हुआ कि चार्ल्स प्रथम ने 1629 में क्या कर दिया, संसद को ही भंग कर दिया। कर लो, मनवा लो बात अपनी, हम बात ही ना मनवा रहे, हम मानने को स्वीकार ही नहीं है। हम क्यों माने भैया, क्योंकि राजा तो ईश्वर ने बनाया और ईश्वर का डायरेक्ट फोन आता है राजा पे। समझ रहे मेरी बात। तो राजा पे क्या आता है, डायरेक्ट फोन आता है ना। तो भैया 1629 में संसद को ही क्या कर दिया गया, भंग कर दिया गया। आगे चल करके 11 वर्ष बाद, 11 साल बाद, 11 वर्ष के बाद 1940 में 1940 में पुनः संसद बुलाई गई। पुनः संसद बुलाई। 1940 में क्या हुआ, पुनः संसद बुलाई। और इसे दीर्घकालिक संसद भी कहा जाता है, इसे दीर्घकालिक संसद भी कहा जाता है क्योंकि काफ़ी समय बाद बुलाई गई। तो साथियों 1940 में जब पुनः संसद बुलाई तो संसद के जो प्रतिनिधि हुआ करते थे, ये किसानों की बात करते थे, ये व्यापारियों की बात करते थे, ये आम जनता की बात करते थे, है ना। लेकिन साथियों आगे चल कर के जब ये लोग जनप्रतिनिधि जो थे, जब किसानों की बात करते थे, व्यापारियों की बात करते थे, आम जनता की बात करते थे, तो राजा को ये बातें अच्छी नहीं लगती थी। तो हुआ क्या, हुआ यह कि संघर्ष होने लगा राजसत्ता और जनसत्ता के बीच। जब संघर्ष ये हुआ, इसका दुष्परिणाम ये हुआ साथियों कि 1643 में 1643 ये साथियों 1643 है, 1940 नहीं, 1640, ठीक है। तो 11 वर्ष बाद संसद बुलाई गई, लेकिन इनकी बात को अस्वीकार कर दिया गया राजा द्वारा। कहा गया कि भैया हम जो है अस्वीकार करते हैं, आप जनप्रतिनिधि जो हैं व्यापारी की बात करते हैं, जनता की बात करते हैं, आम जनता की बात कर रहे हैं, किसानों की बात कर रहे हैं, लेकिन इसको पसंद नहीं आया। लेकिन इसका दुष्परिणाम यह हुआ, राजसत्ता और जनसत्ता के बीच संघर्ष बढ़ा। और संघर्ष बढ़ने का काम ये हुआ कि भाई साहब 1643 में इंग्लैंड में गृह युद्ध छिड़ गया, गृह युद्ध। और गृह युद्ध छिड़ा, और गृह युद्ध जब स्टार्ट हुआ मेरे साथी, जब गृह युद्ध के रूप में इसका दुष्परिणाम देखने को मिला। और यह जो युद्ध था, इस युद्ध का जो अंत हुआ, जो इसका
अंत हुआ वो 1649 ईस्वी में। चार्ल्स प्रथम की फांसी के साथ ही ये क्या हो गया, ये संघर्ष भी समाप्त हुआ। यानी कि 1649 में गृह युद्ध समाप्त हुआ चार्ल्स प्रथम की फांसी के साथ ही। इसी को हम लोग 1649 की खूनी क्रांति भी कहते हैं। क्या कहते हैं भैया? खूनी क्रांति भी हम इसको कहते हैं। इंग्लैंड की खूनी क्रांति 1649 क्यों हुई? चार्ल्स प्रथम को फांसी दी गई क्योंकि यह जो है संसद के सदस्यों की बातों को इनकार करता था, उनको अस्वीकार करता था। अब क्या हुआ साथियों? अब हुआ ये मेरे साथी कि चार्ल्स प्रथम को जब फांसी दी गई तो इसका पुत्र था, चार्ल्स प्रथम का जो पुत्र था, चार्ल्स प्रथम का जो पुत्र था वह था चार्ल्स द्वितीय। चार्ल्स द्वितीय। अब जो चार्ल्स द्वितीय था इसको देश से निर्वासित कर दिया गया, निकाल दिया गया देश से कि तुम्हारे पापा ऐसे थे, तुम्हारे दादा ऐसे, तुम क्या हम भी निकालेंगे हम तुम्हें यहाँ से। तो इसे निर्वासित कर दिया गया और इसने साथियों फ्रांस में शरण ली। कहाँ जाकर? फ्रांस में शरण ले ली, यानी फ्रांस में जाके बस गया। अब हुआ क्या कि जो राज दरबार से जुड़े लोग थे, जो राजघराने से जुड़े लोग थे, उनको भी उठा कर गिरफ्तार किया जाने लगा। तो इसी बीच जो राज दरबार से हॉब्स जुड़ा हुआ था, क्योंकि हॉब्स के पिता राज दरबार में पादरी हुआ करते थे, हॉब्स का लालन पालन भी राज दरबार में हुआ। तो राजघराने से जुड़े लोगों को गिरफ्तार किया जाने लगा। तो इसी डर से हॉब्स भी फ्रांस में चला गया। हॉब्स ने भी कहाँ शरण ले ली? हॉब्स भी कहाँ चला गया? फ्रांस में चला गया। हॉब्स भी जब फ्रांस में गया तो फ्रांस में ही हॉब्स ने फ्रांस में ही 1651 ईस्वी में अपनी एक पुस्तक लिखी जिसका नाम था लेवियाथन। लेवियाथन लिखी। ये जो लेवियाथन पुस्तक है ये फ्रांसीसी विचारक गोडॉल्फिन को समर्पित है। तो मैंने आपको बताया कि जब हॉब्स भी फ्रांस में चला गया तो मेरे साथी, जब हॉब्स फ्रांस में चला गया तो 1651 ईस्वी में यहीं पर इसने अपनी पुस्तक लिखी जिससे कहा गया लेवियाथन, जो कि हॉब्स की सबसे महत्वपूर्ण पुस्तकों में एक मानी जाती है। इसी का आपसे कभी कभी एग्जाम में नाम पूछता है। तो लेवियाथन जो पुस्तक है वो फ्रांसीसी विचारक थे गोडॉल्फिन, उनको समर्पित मानी जाती है। और इसी पुस्तक में हॉब्स ने निरंकुश राजतंत्र का क्या किया है? समर्थन किया है। इसी पुस्तक में निरंकुश राजतंत्र का समर्थन किया है। इसी पुस्तक में निरंकुश राजतंत्र का समर्थन किया गया है। और मानव स्वभाव पर इसी पुस्तक में विचार दिया गया है। समझ रहे हैं? और हॉब्स ने जो विचार दिए हैं वो इसी पुस्तक में सभी विचार दिए हैं साथी। आगे चलकर के साथियों 1660 में, कब? 1660 में जो चार्ल्स द्वितीय था, चार्ल्स द्वितीय पुनः इंग्लैंड आया। इंग्लैंड की इसने सत्ता संभाली। तो इंग्लैंड की इसने सत्ता संभाल ली भाई साहब पुनः। और इसने हॉब्स को भी फ्रांस से वापस बुला लिया। और फ्रांस जो हॉब्स थे, हॉब्स को राजनीति से दूर रहने की सलाह दी। हॉब्स को राजनीति से
दूर रहने की सलाह दी और आजीवन पेंशन देने का वादा किया। तो हॉब्स को आजीवन पेंशनर घोषित किया, पेंशन देने का वादा किया। हॉब्स को राजनीति से दूर रहने का इसने निर्णय लिया कि हॉब्स आप रहेंगे राजनीति से दूर और आपको हम लोग पेंशन दे करेंगे महीने की, उस हिसाब से। ठीक है भाई। हॉब्स की मृत्यु साथियों 1679 ईस्वी में ही इंग्लैंड में ही हुई, 91 वर्ष की आयु में। हॉब्स जो थे साथियों, हॉब्स ने चर्च को राज्य के अधीन कर दिया। हॉब्स ने क्या किया? हॉब्स ने साथियों जो चर्च था, चर्च को किसके अधीन? राज्य के अधीन, राज्य के अधीन किया, राज्य के अधीन कर दिया। और धर्मनिरपेक्षता की वैज्ञानिक व्याख्या की, और धर्मनिरपेक्षता की वैज्ञानिक व्याख्या इन्होंने की है। धर्मनिरपेक्षता की वैज्ञानिक व्याख्या इन्होंने की है। जो हॉब्स थे साथियों, हॉब्स का एक कथन है, बड़ा ही इंपॉर्टेंट कथन है। हॉब्स कहते हैं कि मनुष्य सुखों की प्राप्ति एवं दुखों से वृत्ति चाहता है। हॉब्स का प्रसिद्ध कथन है। हॉब्स कहते हैं कि जो मनुष्य है, मनुष्य सुखों की प्राप्ति एवं दुखों से वृत्ति चाहता है, दुखों से वृत्ति चाहता है। ऐसा कहकर साथियों जो हॉब्स जो थे ऐसा कहकर क्या बन गए? उपयोगितावाद के पूर्व सूचक बन गए। उपयोगितावाद के पूर्व सूचक बन गए। उपयोगितावाद के पूर्व सूचक बने कौन? हॉब्स। कैसा कहकर? को मनुष्य सुखों की प्राप्ति चाहता है, दुखों से वृत्ति चाहता है। कि मनुष्य सुख की प्राप्ति चाहता है और दुख से छुटकारा चाहता है। और उपयोगितावाद के जनक कौन है? तो वेंथम है। वेंथम भी तो किसके? सुखवादी विचारक कहे जाते हैं, उपयोगितावाद के जनक कहे जाते हैं। वेंथम ही तो कहते हैं साथियों कि मनुष्य को वही कार्य करना चाहिए जिसमें उसे आनंद की अनुभूति होती हो, जिसमें उसे खुशी मिलती हो। वेंथम कहते हैं कि खुशी जो होती है, खुशी मात्रात्मक होती है, कि जितनी प्रत्येक मनुष्य चाहता है कि अधिक से अधिक खुशी हमें मिले। वो कहते हैं कि मनुष्य का अंतिम उद्देश्य क्या होता है? कि सुखों की प्राप्ति ही होता है। सुख की प्राप्ति तो होता है। आप लोग नौकरी की तैयारी क्यों कर रहे हैं? सुख की प्राप्ति के लिए। पैसा मिलेगा, पैसे से आपको सुख मिलेगा, तो सुख की प्राप्ति के लिए आप लोग कर रहे हैं। बेंथम तो ये कहता है कि दुनिया में आत्मा परमात्मा नाम की कोई चीज़ नहीं होती, बल्कि दो ही चीज़ होती है, एक सुख होता है और एक दुख होता है। तो प्रत्येक मनुष्य सुख चाहता है, दुख कोई नहीं चाहता, और अधिक से अधिक सुख प्राप्त करना चाहता है। जो खुशी होती है, खुशी मात्रात्मक होती है, ज़्यादा खुशी चाहता है मनुष्य। तो अंतिम उद्देश्य जीवन का जो खुशी प्राप्त करना है, तो ये बात करता है बेंथम। तो इसके पूर्व सूचक कौन है उपयोगितावाद के? हॉब्स हैं। हॉब्स का कथन है कि मनुष्य सुखों की प्राप्ति, दुखों से वृत्ति चाहता है। जो हॉब्स थे साथियों, हॉब्स का जो प्रभाव, हॉब्स के ऊपर गैलीलियो का काफ़ी प्रभाव पड़ा है। गैलीलियो का प्रभाव पड़ा, और मनुष्य को इन्होंने एक पदार्थ की भांति माना है। मनुष्य क्या माना है इन्होंने? एक पदार्थ की भांति माना है। पदार्थ की भांति माना है। ठीक है भाई।
तो ये तो है अपना हॉब्स का जीवन परिचय। एक बार हम लोग पुनः देख लें, हमने इतना समझा, एक बार पुनः देख लें सभी साथी। मैंने आपको बताया साथियों कि जो हॉब्स था, हॉब्स का जो जन्म हुआ था, हॉब्स का जन्म मेरे साथी 5 अप्रैल 1588 ईस्वी में इंग्लैंड के मासाम्बरी नामक स्थान पर हुआ था। मासाम्बरी नामक स्थान पर इनके जो पिता थे, इनके पिता राज दरबार में पादरी हुआ करते थे, राज दरबार में पादरी हुआ करते थे। हॉब्स के निरंकुश विचारों के कारण ही आलोचक इसे मासाम्बरी का दैत्य कहते हैं। मासाम्बरी का दैत्य किसे कहा जाता है? तो हॉब्स को ही कहा जाता है। जब हॉब्स अपनी मां के गर्भ में था तो उस समय इंग्लैंड में भयावह स्थिति थी। राज सत्ता और जनसत्ता के बीच विशेषाधिकारों को लेकर के संघर्ष चल रहा था और इसी का प्रभाव हॉब्स की मां के ऊपर काफ़ी पड़ा। और हॉब्स की मां ने हॉब्स को सामान्य महीनों से जन्म की तिथि से पहले ही उसको जन्म दे दिया। मतलब 9 महीने की जगह 7 महीने में उसको जन्म दे दिया गया। और हॉब्स ने अपनी पुस्तक में लिखा कि मैं और मेरा वह दोनों जुड़वा भाई हैं। उस भयावह स्थिति का हॉब्स की मां के ऊपर काफ़ी प्रभाव पड़ा। तो हम जानते हैं कि हॉब्स ने लिख दिया अपनी पुस्तक में कि मैं और मेरा वह दोनों जुड़वा भाई हैं, मैं और मेरा डर। ठीक है, इतनी हमने आपसे बात बताई। तो विशेष अधिकारों को लेकर के राज सत्ता और जनसत्ता के बीच संघर्ष चल रहा था। इस समय जो राजा हुआ करता था वो जेम्स प्रथम था यहाँ का, हॉब्स के जन्म के समय। जो जेम्स प्रथम था, जेम्स प्रथम दैवीय उत्पत्ति के सिद्धांत में विश्वास करता था कि कहता था कि जो राजा है वो राजा ईश्वर की संतान है, इसलिए राजा ईश्वर के प्रति उत्तरदायी होकर काम करेगा, वह जनता के प्रति उत्तरदायी होकर काम नहीं करेगा कि हमारे पास डायरेक्ट फ़ोन आएगा और हम डायरेक्ट काम करवा देंगे, ऐसा है। तो राजा अपनी मनमानी करेगा भाई साहब। जो जेम्स प्रथम था, जेम्स प्रथम साथियों संसद के जो सदस्य हुआ करते थे उनकी बातों को अस्वीकार करता था और इसका शासन 1625 तक चला। 1625 के बाद साथियों हम जानते हैं कि चार्ल्स प्रथम गद्दी पर बैठा और चार्ल्स प्रथम जो था, चार्ल्स प्रथम ने कुछ समय तक तो जनता के प्रतिनिधियों की बातों को माना और उसके बाद जनप्रतिनिधि चाहते थे कि भैया धार्मिक मामलों में, विदेशी मामलों में, मंत्रियों की नियुक्ति में, है ना, और कर लगाने के मामले में हमसे सलाह ली जाए। लेकिन कुछ समय तक तो इसने काम किया, लेकिन भाई साहब आगे चल करके इसका दुष्परिणाम ये हुआ, संघर्ष बढ़ा। संघर्ष बढ़ने के बाद 1629 में ही इसे चार्ल्स प्रथम ने संसद को ही भंग कर दिया। लो मनवा लो अपनी बात, है ना। आगे चल करके 1640 ईस्वी में 1640 ईस्वी में पुनः संसद बुलाई गई और 1640 ईस्वी में जब पुनः संसद बुलाई गई तो साथियों जब ये संसद बुलाई तो यहाँ के जो जनप्रतिनिधि थे वो क्या चाहते थे, वो व्यापारियों की बात करते थे, किसानों की बात करते थे, आम जनता की बात करते थे, मजदूरों की बात करते थे। लेकिन राजा साहब अस्वीकार कर दिया करते थे, राजा साहब अस्वीकार कर दिया करते थे। इसका भाई साहब ये हुआ कि राज सत्ता और जनसत्ता के बीच संघर्ष बढ़ा और संघर्ष बढ़ने का दुष्परिणाम ये हुआ कि 1643 ईस्वी में इंग्लैंड में गृह युद्ध छिड़ गया और गृह युद्ध की समाप्ति 1649 ईस्वी में चार्ल्स प्रथम की फांसी के साथ ही यह गृह युद्ध भी समाप्त हुआ। इसी को हम लोग 1649 की खूनी क्रांति भी कहते हैं, खूनी क्रांति भी कहते हैं। अब मैंने आपको बताया कि अब क्या हुआ, चार्ल्स प्रथम को फांसी दे दी गई, लेकिन चार्ल्स प्रथम का जो पुत्र था वो चार्ल्स द्वितीय था। तो अब राज दरबार, अब इसका जो पुत्र था इसको जो इंग्लैंड से निर्वासित कर दिया गया, कि इंग्लैंड से निकाल दिया गया और इसने फ्रांस में जाकर शरण ली। मेरे साथी, इसने फ्रांस में जाकर शरण ले ली। जब इसने फ्रांस में जाकर शरण ली, लेकिन साथियों इंग्लैंड में राज दरबार से संबंधित जो भी लोग थे उनको भी गिरफ्तार किया जाने लगा। तो पीछे पीछे इसके हॉब्स भी आ गया फ्रांस में। हॉब्स ने साथियों फ्रांस में ही अपनी पुस्तक लेवियाथन लिखी 1651 ईस्वी में। इसमें ही लिखा गया कि मैं और मेरा भाई दोनों जुड़वा भाई हैं। तो हॉब्स ने जो 1651 में लेवियाथन नामक पुस्तक लिखी, यह पुस्तक फ्रांसीसी विचारक गोडोल्फिन को समर्पित थी। फ्रांसीसी विचारक गोडोल्फिन को समर्पित थी। आगे चल करके साथियों
आगे चल करके 1660 ईस्वी में चार्ल्स द्वितीय को पुनः सत्ता संभालनी पड़ी और ये इंग्लैंड वापस आया। इसने जो है चार्ल्स द्वितीय ने हॉब्स को फ्रांस से वापस बुला लिया गया, इंग्लैंड बुला लिया और उसे आजीवन पेंशन देने का वादा किया और राजनीति से दूर रहने का निर्णय लिया कि राजनीति से जो है हॉब्स जो है दूर रहेगा और उसे आजीवन पेंशन दी जाएगी। हॉब्स की मृत्यु साथियों 1649 ईस्वी में इंग्लैंड में ही हुई 91 वर्ष की आयु में। लेकिन साथियों हॉब्स जो था, हॉब्स ने चर्च को भी किसके अधीन कर दिया? राज्य के अधीन कर दिया। जो हॉब्स ने चर्च को राज्य के अधीन कर दिया, जैसे कि हम जानते हैं विशेषाधिकारों का चल रहा था कि चर्च कहता था एक तरफ कि मैं सर्वोपरि हूँ, मैं विशेष हूँ, मैं जो है राजा को बनाने वाला मैं हूँ, क्योंकि मैं ही तो कहता हूँ कि भैया आदेश आया है कि ये ईश्वर की स्वीकृति हुई है कि ये फलाने आदमी के लिए राजा बना दिया जाए, क्योंकि मैं राजा बनाने वाला हूँ तुझे। ये जो संघर्ष चलता था साथियों बड़ा लंबा चौड़ा चलता था। जैसे जैसे साथियों एक तरफ तो था राजा, एक तरफ था चर्च, एक तरफ हुआ करते थे सामंतवाद, सामंत लोग, ठीक है, ये हुआ करते थे। तो राजा कहता था कि मैं सर्वोच्च हूँ, चर्च कहता था हट जा तू सर्वोच्च कैसे है, तुझको तो मैं बनाने वाला हूँ कि मैंने तो बताइए कि भैया ईश्वर का आदेश आया है कि फलाने आदमी को राजा बना दिया जाए। तो राजा कहता था मैं सर्वोच्च हूँ और चर्च कहता था राजा को बनाने वाला मैं हूँ। सामंत कहता था कि अच्छा राजा मेरी वजह से ही तो राजा है, क्योंकि सामंत के पास होती थी सेना, राजा के पास अपनी कोई सेना नहीं होती थी, बल्कि सामंत लोगों के पास अपनी सेना, जो इनके लठैत हुआ करते थे वही इनकी सेना हुआ करती थी कि भैया अपनी सेना वापस बुला लेंगे राजा हार जाएगा। तो इन तीनों में सर्वोच्चता की लड़ाई चलती रहती थी। लेकिन हॉब्स ने क्या किया? हॉब्स ने साथियों ये जो चर्च है, चर्च को राज्य के अधीन कर दिया, चर्च को राज्य के अधीन कर दिया। और जब चर्च को राज्य का अधीन कर दिया, इसका मतलब अब राजा क्या हो गया? राजा सर्वोपरि हो गया, राजा सर्वोपरि हो गया, राजा सर्वोपरि हो गया। और जब चर्च को अधीन करके राजा के, राज्य के और धर्मनिरपेक्षता की वैज्ञानिक परिकल्पना इन्होंने की, वैज्ञानिक व्याख्या करी धर्मनिरपेक्षता की। साथियों हॉब्स का प्रसिद्ध कथन है कि मनुष्य सुखों की प्राप्ति चाहता है, दुखों से वृत्ति चाहता है। ऐसा कहकर जो हॉब्स थे, हॉब्स उपयोगितावाद के पूर्व सूचक बने, उपयोगितावाद के पूर्व सूचक बने। हॉब्स गैलीलियो के सिद्धांत से काफ़ी प्रभावित था, इसलिए इसने मनुष्य को एक पदार्थ की भांति माना। गैलीलियो के सिद्धांत में क्या माना गया है? मनुष्य को एक पदार्थ की भांति माना गया है। ये साथियों इसका जीवन परिचय था। जरा इसे आप लोग लिखेंगे, ठीक है भाई। जब तक आप लोग रेस्ट कीजिए 2 मिनट, मैं भी आता हूँ।
लिखें भाई मेरे साथी, चलिए सभी साथी लिखने का कार्य करें। हॉब्स का जन्म, हॉब्स का जन्म 5 अप्रैल 1588 ईस्वी में 1588 ईस्वी में इंग्लैंड के मासाम्बरी नामक स्थान पर हुआ था। मासाम्बरी नामक स्थान पर हुआ था। हॉब्स के पिता राज दरबार में पादरी थे। आगे लिखें। हॉब्स के निरंकुश विचारों के कारण ही इसे मासाम्बरी का दैत्य कहा जाता है। इसे मासाम्बरी का दैत्य कहा जाता है। ठीक, आगे लिखें नई लाइन से। हॉब्स जिस समय अपनी मां के गर्भ में था, उस समय इंग्लैंड में राज सत्ता और जनसत्ता के बीच संघर्ष चल रहा था। इसका दुष्परिणाम यह हुआ कि हॉब्स की मां ने समय से पहले ही इसे जन्म दे दिया। हॉब्स ने अपनी पुस्तक लेवियाथन में लिखा है। हॉब्स ने अपनी पुस्तक लेवियाथन में लिखा है कि मैं और मेरा भय दोनों जुड़वा भाई हैं। हॉब्स के जन्म के समय इंग्लैंड में जेम्स प्रथम का शासन था।
जेम्स प्रथम का शासन था। तो जेम्स प्रथम दैवीय उत्पत्ति के सिद्धांत का समर्थन करता था। जेम्स प्रथम दैवीय उत्पत्ति के सिद्धांत का समर्थन करता था। जेम्स प्रथम दैवीय उत्पत्ति के सिद्धांत का समर्थन करता था। दैवीय उत्पत्ति के सिद्धांत का समर्थन करता था। समर्थन करता था। और संसद के सदस्यों की बातों को अस्वीकार कर दिया करता था। अस्वीकार कर दिया करता था। संसद के सदस्यों की बातों को अस्वीकार कर दिया करता था। जेम्स प्रथम के पश्चात 1625 में जेम्स प्रथम के पश्चात 1625 ईस्वी में चार्ल्स प्रथम इंग्लैंड का राजा बना। इंग्लैंड का राजा बना। इंग्लैंड का राजा बना। चार्ल्स प्रथम ने कुछ समय तक तो संसद के सदस्यों की बातों को माना। संसद के सदस्यों की बातों को माना। संसद के सदस्यों की बातों को माना। संसद के सदस्य चाहते थे कि विदेशी मामलों मंत्रियों की नियुक्ति कराधान और धार्मिक मामलों में इनकी सलाह ली जाए। इनकी सलाह ली जाए भाई साहब। लेकिन चार्ल्स प्रथम ने इसे अस्वीकार कर दिया। और 1629 ईस्वी में संसद को ही भंग कर दिया। और 1629 ईस्वी में संसद को ही भंग कर दिया। संसद को ही भंग कर दिया। 11 वर्ष बाद
11 वर्ष बाद 1640 ईस्वी में पुनः संसद बुलाई गई। पुनः संसद बुलाई गई। संसद के प्रतिनिधि या संसद के सदस्य जनता, व्यापारी, किसान, मजदूर आदि का समर्थन करते थे। आदि का समर्थन करते थे। धीरे धीरे राजसत्ता और जनसत्ता के बीच संघर्ष बढ़ा। धीरे धीरे राजसत्ता और जनसत्ता के बीच संघर्ष बढ़ा और इसका दुष्परिणाम यह हुआ। इसका दुष्परिणाम 1643 ईस्वी में इंग्लैंड के गृह युद्ध के रूप में देखने को मिला। और 1649 में यह गृह युद्ध चार्ल्स प्रथम की फांसी के साथ ही समाप्त हुआ। 1649 की इस घटना को ही इंग्लैंड की खूनी क्रांति कहा जाता है। इंग्लैंड की खूनी क्रांति कहा जाता है। खूनी क्रांति कहा जाता है। ठीक है, आगे लिखें। चार्ल्स प्रथम के पुत्र चार्ल्स द्वितीय को इंग्लैंड से निर्वासित कर दिया गया और इसने फ्रांस में जाकर शरण ली। ठीक है, और हॉब्स ने भी फ्रांस में शरण ली। हॉब्स ने 1651 ईस्वी में अपनी पुस्तक लेवियाथन लिखी। लेवियाथन पुस्तक फ्रांसीसी विचारक गोडोल्फिन को समर्पित है। ठीक है, आगे लिखें। 1660 में चार्ल्स द्वितीय ने इंग्लैंड की पुनः सत्ता संभाली। और चार्ल्स द्वितीय ने हॉब्स को भी फ्रांस से वापस बुला लिया तथा हॉब्स को आजीवन पेंशन देने का वादा किया।
पेंशन देने का वादा किया, पेंशन देने का वादा किया तथा हॉब्स को राजनीति से दूर रहने का, हॉब्स को राजनीति से दूर रहने की सलाह दी, हॉब्स को राजनीति से दूर रहने की सलाह दी, सलाह दी। हॉब्स की मृत्यु 1679 ईस्वी में, 1679 ईस्वी में इंग्लैंड में ही हुई, इंग्लैंड में ही हुई। अगली नई लाइन से लिखें, हॉब्स ने चर्च को राज्य के अधीन करके धर्मनिरपेक्षता की वैज्ञानिक व्याख्या की। आगे लिखें, हॉब्स का कथन है मनुष्य सुखों की प्राप्ति एवं दुखों से वृत्ति चाहता है, ऐसा कहकर हॉब्स उपयोगितावाद के पूर्व सूचक बन गए। हॉब्स गैलीलियो के सिद्धांत से काफी प्रभावित था और मनुष्य को एक पदार्थ की भांति माना। ये तो था साथियों हमारा हॉब्स का जीवन परिचय। अब बात करेंगे हॉब्स की प्रमुख पुस्तकें कौन कौन सी हैं। हॉब्स की प्रमुख पुस्तकें कौन कौन सी हैं। हॉब्स की साथियों कई पुस्तकें हैं, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण जो है वो लेवियाथन है। जहाँ कहीं भी लेवियाथन है वो हॉब्स की है। तो हॉब्स की कुछ प्रमुख पुस्तकें हैं, प्रमुख पुस्तकों को हम लोग देख लेते हैं। ठीक है भैया, हॉब्स की प्रमुख पुस्तकें, हॉब्स की प्रमुख पुस्तकें पहली पुस्तक हॉब्स की है साथियों द एलिमेंट ऑफ लॉ। द एलिमेंट ऑफ लॉ। द एलिमेंट ऑफ लॉ। और पुस्तक हॉब्स की है साथियों डी सिवे लेवियाथन है। डी कारपोरे है। डी कारपोरे, लेवियाथन, डी कारपोरे। लिखा है डी हार्मनी, डी
हार्मनी, डी हार्मनी। एक है डायलॉग ऑन द सिविल वार, डायलॉग ऑन द सिविल वार, सिविल वार। एक और है, एक है डायलॉग ऑफ द कॉमन लॉज, डायलॉग ऑफ द कॉमन लॉज, कॉमन लॉज। तो ये पुस्तकें इसकी मानी जाती हैं। लेकिन साथियों ये पुस्तकें जो हैं, इनमें सबसे ज़्यादा जो महत्वपूर्ण पुस्तक है वो लेवियाथन ही पुस्तक मानी जाती है। ये 1651 में आपकी लिखी गई। कभी कभी सन वगैरह पूछ ले तो सन वगैरह में आप लोग लिख सकते हैं कि जो एलिमेंट ऑफ लॉ है ये 1640 में लिखी गई, 1640 में। और जो डी सिवे है, डी सिवे आपकी 1642 में, 1642 में। डी कारपोरे जो है वो 1655 है। डी सिवे, डी कारपोरे, डी सिवे 1642, डी कारपोरे 1655 और डी हार्मनी 1656, 1656। डायलॉग ऑन सिविल वार, डायलॉग ऑफ द सिविल वार जो है वो 1668, 1668। द कॉमन लॉज, कॉमन लॉज जो है वो 16, ये भी 1668 ही है, 1668। ठीक है। तो ये थी साथियों इसकी किताब। कौन कौन सी किताब? द एलिमेंट ऑफ लॉ 1640, डी सिवे 1642, लेवियाथन 1651, डी कारपोरे 1655, डी हार्मनी 1656, डायलॉग ऑन द सिविल वार 1668 और कॉमन लॉ जो है 1668। यानी कि नीचे की जो दोनों है वो 1668 ही है। डायलॉग ऑन द सिविल वार 1668, कॉमन लॉ 1668। तो ये दोनों 1668 में हैं। एलिमेंट ऑफ लॉ 1640 है, 1640। लेवियाथन आपको याद है ये है ना। कारपोरे 55, डी हार्मनी 56, एक साल का अंतर है इनमें। एलिमेंट 40, सिवे 42। अब इसे याद रखेंगे। जैसे इसमें दो हैं, दो वर्ण दिख रहे हैं आपको, सा और बा, सिवे। ठीक है। सिवे मतलब दो हैं तो दो से मतलब 42, समझ रहे। एलिमेंट ऑफ लॉ 40, दो हैं तो 42। लेवियाथन पता ही है आपको। कारपोरे में 1 2 3 4 5 वर्ण है तो 5 से मतलब 55, है ना। 55 के एक साल बाद हार्मनी है। अब जैसे हार्मनी मान चलो एक आदमी है तो उससे पूछा गया कि भैया डी कारपोरे जो पुस्तक लिखी वो 55 में लिखी गई और 5 अक्षर ना है 55 में लिखी गई होगी, और वो आदमी पैदा हुआ 56 में, हार्मनी नाम का। तो ऐसे याद रख लेंगे हम लोग। तो एलिमेंट ऑफ लॉ 42 है और डी सिवे जो है एलिमेंट ऑफ लॉ 40 है, डी सिवे 42 है और आपकी लेवियाथन 51 है, डी कारपोरे 55 है और आपकी हार्मनी जो है 56 है। एलिमेंट ऑफ लॉ 68 है, कॉमन सिविल वार जो कॉमन लॉज है 68 है और सिविल वार जो है 68 है। तो ये इसकी पुस्तकें हैं। सबसे महत्वपूर्ण जो है लेवियाथन पुस्तक है। इसी में इसने निरंकुश राजतंत्र का भी समर्थन किया है। तो मिलते हैं साथियों आपसे नेक्स्ट सेशन में। हम बात करेंगे जो हॉब्स है, हॉब्स के राजनीतिक विचारों पर बात करेंगे। इसने अपने जो राजनीतिक विचार दिए हैं वो अपनी पुस्तक लेवियाथन में ही दिए हैं। और ये जो पुस्तक है लेवियाथन, ये फ्रांसीसी विचारक गोडोल्फिन को समर्पित है, याद रखेंगे।
तो आज की क्लास हम यहीं पर रोकते हैं। आपसे मिलते हैं साथियों नेक्स्ट सेशन में। जब तक के लिए आप सभी लोग पढ़ें, ध्यान से नोट करें, लिखें। ठीक है जी, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट सेशन में। जब तक के लिए आप सभी लोग बने रहें। नमस्कार, जय हिंद।